भाई यशपाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के। आज हमारा 3 विषयों पे आपसे बात करने का इरादा था। सबसे पहले हमारा एक प्रदर्शन पूरे देश के अंदर चल रहा है, वो ईडी को लेके। जिस प्रकार भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ईडी जो एजेंसी है, आज के डेट में ये सभी जानते हैं पूरे देश में कि प्रधानमंत्री जी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, ये 3 ऐसे बड़े टूल्स प्रधानमंत्री जी ने अपने काबू में कर दिए हैं कि जब कोई देश का विपक्षी दल हो या विपक्षी दल का बड़ा नेता हो या प्रधानमंत्री जी की राय से कोई लोग सहमत ना हो, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जब विपक्ष की आवाज दबानी हो, लोकतंत्र को कमजोर करना हो, तो नरेंद्र मोदी जी की एजेंसी ईडी के जरिए किसी के भी खिलाफ काम शुरू कर सकती है। हमारे नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ इस सरकार ने 7 साल से, आप देखिए, बिना एफआईआर 7 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं आई है। जब देश के अंदर कोई ऐसी बड़ी बात आ जाती है, जैसे आज की माहौल अगर आप देखें, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर देश में जो आज माहौल है, वो एक अपने आप में चिंता का विषय है। पूरे देश में महंगाई की मार हर वर्ग के लोग झेल रहे हैं, वो मध्य वर्ग हो, मध्य वर्ग से नीचे के लोग हो, सबको महंगाई की बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। आप देखिए कि महंगाई, पहले हम बात करते थे कि महंगाई डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस तक की बात करते थे। आज ये महंगाई जिस प्रकार से खाने पीने की चीजों में, आप बात करें खाने के तेल हो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, सब्जियां हो, दवाइयां हो, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो, आज ऐसी कोई चीज नहीं है देश के अंदर जिसमें महंगाई ना बढ़ी। और सरकार ये समझती है कि वो इस काम को लेके पूरी तरह से फेल, चाहे सरकार हिमाचल की हो या सरकार दिल्ली की हो। महंगाई का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर है, और उसके बावजूद पिछले दिनों जिस प्रकार सरकार ने आटा, दाल और जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं, दही, दूध वगैरह पे जिस प्रकार से जीएसटी में लाया, ये अपने आप में एक पहला, अगर आप कहें कि आज़ादी के बाद ऐसा हुआ कि आटा, चावल और इन चीज़ों पे जीएसटी लगाई। इसका मतलब है कि और एक तो पहले ही महंगाई बहुत थी, लेकिन आपने इन चीज़ों पे जीएसटी लगा के उस महंगाई को और बढ़ाया। और अब आम आदमी, गरीब आदमी जो आटा, दाल, चावल, हिंदुस्तान की एक गरीब देश है, उनको और भार जो है जीएसटी के जरिए बढ़ाया। तो ये इस प्रकार के बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब भी ये समझती है कि सरकार घिरती जा रही है पूरे देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी को, ये बहुत बड़े मुद्दे थे और हैं, और विपक्ष इसको लोगों तक लेके जाएगा, क्योंकि हर आदमी को इफेक्ट कर रहा है। किसी भी परिवार का अपना घर चलाना, बच्चे चलाना बहुत मुश्किल होता है। पूरा जितना जो बजट होता है एक परिवार का, एक फैमिली का, वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। और मुझे लगता है कि जब ऐसी परिस्थितियां देश में होती है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये जानबूझ के जो है विपक्षी दल के जो बड़े नेता, खास तौर पे सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी का जो ये ड्रामा शुरू कर देते हैं। तो उनको कॉल करते हैं, केवल ये मीडिया में जो सुर्खियां हैं, वो जो कोर इश्यूज है देश के, बेरोजगारी और महंगाई, उस पर चर्चा ना हो, उसको डाइवर्ट करने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमेशा सरकार का ये रहता है। तो आज सेकेंड डे, कल भी सोनिया जी को ईडी में बुलाया, आज फिर से सोनिया गांधी जी को ईडी के सामने पेश किया जा रहा है। जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी एक देश की ऐसी पहली नेता है जिसने देश के लिए सेक्रीफाइस किया। एक ऐसा भी समय था जब उनके लिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तैयार थी और लोग चाहते थे कि वो देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपना एक बड़ा सेक्रीफाइस किया और उस कुर्सी को त्यागा। और वो एक आज ऐसी महिला है जो सीनियर सिटीजन है और साथ में
कुछ अपनी बीमारियों को लेके भी उनका चल रहा है, इलाज चल रहा है। तो ये जानबूझ के ह्यूमिलेट करना कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को, विशेष तौर पे महिलाओं को, और 7 साल से आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ मिलता नहीं है, तो मैं समझता हूँ इसकी घोर निंदा करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी ये समझती है ये जो प्रयास है सीधे तौर पर जो सरकार का लोकतंत्र को कमजोर करने का एक प्रयास है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लेकिन उन आवाजों को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जिस प्रकार ये मिसयूज ये सरकार करती है, इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण पूरे देश में जो डिजिटल पार्टीज है बहुत जगह देखने को मिले हैं। तो ये एक हमारा मुद्दा था कि आज भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, कल भी हमने किया, आज भी हम इस धरना प्रदर्शन को जारी रखे हुए। और इसके अलावा हम दूसरा जो विशेष मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश में आजकल आप देखेंगे कि किसानों और बागवानों की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। अगर आप बात करें तो सेब का काम चल रहा है, फुल स्विंग में है, और लोगों की बहुत समस्याएं हैं। हमारी किसान सभा बनी है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रदर्शन किया, मीटिंग्स की, सरकार को, जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री जी से बात की कि हमें आप बुलाएं, जो बड़े मुद्दे हैं इस इंडस्ट्री के उसको एड्रेस करें। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी रोहडू में, रामपुर में और दूसरे स्थानों में प्रदर्शन किए किसानों और बागवानों की समस्याओं को लेकर। एक ऐसे दौर से ये इंडस्ट्री गुजर रही है। इस वक्त अगर हम सेब की बात करें तो तकरीबन 1,75,000 फैमिली सीधे तौर पे जो है सेब के व्यवसाय से जुड़े हैं, और ये तकरीबन 7 जिलों में जो है सेब का काम हिमाचल में किया जाता है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 10 लाख के करीब सीधे तौर पे पॉपुलेशन जो है सेब से जुड़ी है। और दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए कि सरकार का रवैया, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री इतने बड़े पैमाने पे रोजगार देती है, लेकिन सरकार का रवैया बड़ा निराशाजनक है। हमको इस इंडस्ट्री को बचाना चाहिए, इसलिए ये बहुत बड़ा रोजगार अपने आप में ये इंडस्ट्री देती है। और इसके अलावा ये मैंने जो जिक्र किया, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इनडायरेक्ट रोजगार की बात करें तो ये और भी बहुत बड़ा इसमें जो है नंबर है। अगर आप बात करें तो बगीचे से शुरू होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टर पूरे देश के आप देखते हैं हिमाचल में आते हैं, और हमारे जो कमीशन एजेंट्स हैं और जो सेब का काम करते हैं खरीदने का, जिनको हम लदानी बोलते हैं, पूरे देश से शिमला में, हिमाचल प्रदेश में आते हैं। और बाद में जो है ये एंड जो है इस इंडस्ट्री का आप देखेंगे कंज्यूमर तक एक रेडी वाले के जरिए लास्ट में ये सेब लोगों तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी ये चेन है जो रोजगार पैदा करती है। और हमारी सरकार का जो रवैया 5 साल में रहा वो बहुत निराशाजनक रहा। जिस प्रकार से कीमतें बढ़ी, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। चाहे आप देखें 2020 में माननीय जयराम जी की सरकार में जो एक सहायता किसानों और बागवानों को मिलती थी, सब्सिडाइज जो थी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और फर्टिलाइजर, उसमें जो सब्सिडी थी इस सरकार ने 2020 में वो खत्म कर दी। आज ये हालात है कि पैकिंग मटेरियल्स की अगर आप बात करें, जो पिछले वर्षों तक कार्टन बॉक्स 60 रुपए तक मिल रहा था, आज वो 75 रुपीज का लोगों को मिल रहा है। और उसी तरह जो ट्रेस थी वो 5 रुपए थी पिछले साल, और इस बार वो 8 रुपए तक होगी। कहने का मतलब है महंगाई की मार जो बागवानों को पड़ी है, इस इंडस्ट्री को पड़ी है, सरकार का रवैया उसमें ठीक नहीं है। सरकार को इसमें चिंता हो। इसके अलावा जीएसटी लगाया गया, सबसे बड़ी बात और देखिए आपकी सरकार बागवानों और किसानों पे भी जीएसटी लगा रही है। कार्टन पे जीएसटी, ट्रेस पे जीएसटी, ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पहले भी इस पे हमारे पार्टी के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया कि इसको जीएसटी को भी इसमें से हटाया जाए और जो सब्सिडी है वो बहाल की जाए, लोगों को राहत दी जाए। उसके अलावा जिस प्रकार से लोगों का जो MIS का जो रेट था, जो सरकार ने खोलना था, मुझे लगता है 1 रुपया उसने बढ़ाया, जो अपने आप में बहुत कम है। और पुरानी पेमेंट्स लोगों की 40 करोड़ रुपए के करीब बागवानों की जो है सरकार की तरफ 2-3 सालों से पड़ी, वो लोगों को पैसा मिलना चाहिए। तो सरकार पूरी तरह से फेल रही है अपने लोगों को बचाने में, इस इंडस्ट्री को बचाने में। हमें बड़ा दुख होता है कि मुख्यमंत्री जी खुद जिक्र करते हैं कि मैं बागवानी क्षेत्र से हूँ और खुद भी मैं बागवान हूँ, मुझे समझ नहीं आता वो कैसे बागवान है जब वो लोगों की समस्या को नहीं समझते। और इससे भी बड़ा रवैया कि 1 महीने से आंदोलन चल रहे हैं, किसान खुद सड़कों पे उतरे,
और हमारे कांग्रेस पार्टी ने, दूसरे दलों ने, किसान सभा ने आंदोलन किया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी का आज तक कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी योजना नहीं बताई कि हमें इस इंडस्ट्री को और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को कैसे राहत देनी है और कैसे बचाना है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है और मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि हमारे लिए जो आपने प्रदेश के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रहे, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका कोई रुझान बागवानों के प्रति और हॉर्टिकल्चर के प्रति नहीं है। उनका जो रवैया है वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है। महेंद्र सिंह जी कभी भी इसके प्रति गंभीर नहीं दिखे। हमने पहले भी उन पर ये आरोप लगाए और मुख्यमंत्री जी से जानना चाहा कि हमारे जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है वो लोगों के बीच जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को बड़े लेवल पे मीटिंग्स कॉल करनी चाहिए थी और जो बागवानी क्षेत्र है उनका दौरा करना चाहिए था, लोगों की समस्याएं समझनी चाहिए थी, सड़कों की कंडीशन कैसी है, पैकिंग मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ट्रकों की आवाजाही है या नहीं है। ये सारी बातों के लिए सरकार का जो रवैया है अपने आप में बहुत निराशाजनक रहा है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो इतने बड़े लेवल पे रोजगार देती है, उसको जो है मुझे लगता आने वाला समय उस इंडस्ट्री के लिए, अगर सरकार का यही रवैया रहा, ये संकट वाली दिशा में जा रही है। एक बहुत बड़ा संकट इस इंडस्ट्री पे इसलिए आएगा कि जो हमारी बागवानों की और किसानों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जाए, उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और मार्केट में प्राइस आपने अभी देखा कि पिछले एक हफ्ते में 400 से 500 रुपए पर पेटी जो है गिरा है। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है और उनका जो मार्जिन है वो घट रहा है। तो आने वाले समय में कुछ वर्षों में ये स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। तो सरकार का रवैया साफ होना चाहिए और मंशा साफ होनी चाहिए। ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हिमाचल प्रदेश एक एप्पल स्टेट के नाम पे जानी जाती है, अपनी एक पहचान रखती थी, लेकिन सरकार के गलत रवैये की वजह से इसको ऊपर जो एक बहुत बड़ा संकट आ गया। तो मैं यही कुछ दो बातें आपसे कहना चाहता था। एक हमने शिमला शहर में एक प्रोग्राम शुरू किया है, बोल खोल हल्ला बोल। इसका एक स्लोगन है, इसका सीधा सा था कि हमारे लोग कार्यकर्ता सब कांग्रेस के कि लोगों के बीच जाएंगे, हर घर जाएंगे और उसका प्रयास ये रहेगा कि सरकार की जो नीतियां हैं महंगाई को लेके, उनको लेके हमारा हर कार्यकर्ता पूरे शिमला शहर के अंदर लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे कि सरकार ने किस प्रकार महंगाई की ओर और जीएसटी लगा के उसको और बढ़ाने का काम किया है और लोग किस प्रकार से दबाव में हैं और 5 साल के कार्यकाल इस सरकार का क्यों नकारात्मक रहा है। हर वर्ग को ये जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। शिमला की अगर हम बात करें तो जो 24 आवर्स पानी देने की बात इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने की थी। मैं समझता हूँ आज भी पूरे 2 साल से राशनिंग हो रही है, 5-5 दिन बाद लोगों को पानी मिल रहा है। और सड़कों की हालात क्या है, या आप कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक जैम है वो एक बड़ा कॉमन सी बात होगी कि शिमला में हर दिन आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। स्मार्ट सिटीज के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम बाद में कभी विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार स्मार्ट सिटी का जो फंड था उसका मिसयूज कैसे हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर उसमें धांधलियां हो रही है। हमारी सरकार जब भी आएगी, जनता जब बनाएगी, इस बड़े पैमाने पे जो है कांग्रेस सरकार इंक्वायरी बैठाएगी। इस प्रकार स्मार्ट सिटी का जो पैसा केवल मात्र सड़कों को वाइडनिंग में ही पूरा खर्च कर दिया। क्या स्मार्ट सिटी केवल सड़कों को वाइडनिंग से होनी थी? स्मार्ट सिटी का क्या मतलब था, उसको कैसे प्लान करना था, उस पैसे को कैसे खर्च होना चाहिए था, वो कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे, सारी बातों में जो है केवल फेल हुए हैं ये लोग और इन्होंने केवल पैसे को खत्म करना टारगेट किया है कि मिसयूज ऑफ फंड जो है स्मार्ट सिटी में हुआ है। ये सारे जो मुद्दे थे इनको लेके हमने ये कार्यक्रम चलाया शिमला शहर के अंदर। हमारे कार्यकर्ता हर घर जाए। नरेश जी, जिस तरह से शहर के नवीनीकरण की आपने बात की और सरकार में आने के बाद जो जांच भी बिठाई जाएगी, शहर के विभिन्न मुद्दे आप उठाते रहे हैं, कांग्रेस की यदि बात की है तो लिस्ट चुनावों में लड़ने के लिए बढ़ रही है, तो क्या आप भी इच्छुक हैं विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शिमला से, यदि पार्टी चाहेगी? देखिए, चुनाव का वर्ष है, चुनाव समय नजदीक आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी साफ सी बात है कि टिकट और चुनाव कौन लड़ेगा ये पार्टी हाईकमांड और पार्टी लीडरशिप तय करती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि हमें अगर पार्टी मौका देगी तो हम सभी लोगों को साथ लेके चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। शिमला में 15 साल से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज नहीं कर रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं,
लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेगा आने वाले टाइम में, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सीट पे हम कांग्रेस पार्टी सामूहिक तौर पे अगर लड़ेगी तो चुनाव जीत दर्ज कर सकती है। जहां तक आपने सवाल किया कि मुझे 35 साल का समय है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए, NSY में और यूथ कांग्रेस में 10 साल और 20 साल से ऊपर का समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम करते हो चुका है। तो अगर पार्टी ये चीजें पार्टी तय करती, हमें पार्टी का आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे, नहीं होगा जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका काम करेंगे और उसके साथ खड़े होंगे। तो ये हमारा पार्टी का मैं सिपाही हूँ, जो भी आदेश पार्टी हाईकमान का होगा उसका पालन करें। सर व्यक्तिगत इच्छा क्या है चुनाव लड़ने की है? अगर नहीं, मैंने जिक्र किया कि 35 साल से सेवा कर रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी का आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे, इच्छा सबकी होती है। और टिकट मांगना मैं नहीं समझता कि किसी का भी अधिकार है, जो कार्यकर्ता जो पार्टी का साथ जुड़ा है उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन इसका फैसला जो है हमारी पार्टी करती है, पार्टी हाईकमान करता है और उसके बाद हम एकजुट होकर काम करें।